चैप्टर 88। वेलकम टू स्टडी की दुनिया चैनल। अगर आपको मेरी स्टोरी रीबॉर्न इन विलेनस बॉडी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। आरवी अपने पैरों की मदद से झूला झूल रही थी, लेकिन कोई था जो उसे अपने ही ठंडी नजरों से देख रहा था, जो कोई और नहीं सिवाय था जो कि अपने रूम में खड़े होकर बालकनी के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर आरवी को अपनी ठंडी नजरों से घूर रहा था। वही आज के थकावट के कारण आरवी झूला झूलते झूलते उसी झूले पर सो गई। इधर शिवाय अभी तक बालकनी के दरवाजे के पास खड़ा होकर आरवी को ही देख रहा था, जो कि पूरी दुनिया से बेखबर होकर झूले पर ही सो गई थी। और उसे सोता देख पता नहीं शिवाय को क्या हुआ, वह जल्दी जल्दी अपने लंबे कदमों से झूले की तरफ बढ़ जाता है और जब वह झूले के पास पहुंचता है तो देखता है कि आरवी नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही है। तो वह उसे थोड़ा सुनने की कोशिश करता है कि आखिर ये लड़की बोल क्या रही है, लेकिन वह जैसे ही अपने कान को आरवी के मुंह के पास ले जाता है और जो उसके कान में सुनाई देता है उसके वजह से गुस्से में उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई, क्योंकि आरवी नींद में भी शिवाय को गाली ही दे रही थी। यू मिस्टर खरुश रायजादा, यू बस्टर्ड, तुमने हिम्मत कैसे की मुझ जैसी प्यारी एंजल से शादी करने का? तुम्हें तो एक बेस्ट लड़की मिलना चाहिए था जो तुम्हें ओखली में रखकर कुट दे, लेकिन तुम्हें तो मेरे जैसी एक प्यारी लड़की मिल गई। यह सब शब्द जैसे ही शिवाय के कानों में जाती है उसके हाथों की मुठ्ठियां गुस्से में कस गया। वह तुरंत ही आरवी से दूर हुआ और उसको देखते हुए बोला, सेल्फ ऑब्सेस्ड गर्ल। इतना बोलकर वापस मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी वह अपनी नजरों को चारों तरफ करके देखता और फिर 2 बार लंबे लंबे सांस लेकर खुद को शांत करता और फिर वह वापस पीछे मुड़कर आरवी के पास आकर 2 मिनट तक उसे देखता और फिर अपने हाथों को बढ़ाकर आरवी को झट से अपने कंधे पर रख दिया और फिर वापस मुड़कर अपने लंबे लंबे कदमों से अपने रूम की ओर बढ़ गया। अपने रूम में आकर वह जल्दी से आरवी को सोफे पर लेटाता और फिर बोलता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो उस रूम का लाइट ऑफ करता और फिर जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता। अगली सुबह शिवाय का आंख लगभग सुबह के 5 बजे खुल चुका था, या फिर यूं कहे वह रात भर ही जगा था, क्योंकि उसे नींद की प्रॉब्लम थी। और जैसे ही उसकी नज़र सामने वॉल पर टंगी घड़ी पर गया वह वैसे ही उठा, लेकिन तभी उसका नज़र सीधा आरवी पर गया, जो कि पूरी तरह से सिकुड़ कर सोफे पर सोई हुई थी। शायद ठंड का मौसम होने की वजह से उसे ठंड लग रही थी और वो आरवी को ऐसे ही देखे जा रहा था। तभी वह अपना ध्यान झटककर जल्दी से बेड से उठा और वॉशरूम में गया और फिर बकेट में पानी लाकर सीधा आरवी के फेस पर फेंक देता, जिससे अचानक आरवी की नींद खुल गई और उसके सामने शिवाय बड़े ही एटीट्यूड से अपने दोनों हाथों को सीने पर फोल्ड किए हुए खड़ा था। लेकिन जब उसका ध्यान खुद पर गया तो वह एकदम से गुस्से में उठते हुए शिवाय से बोली, यह क्या किया तुमने मिस्टर रायजादा? तुमने इतनी ठंड में मुझ पर पानी फेंका। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मुझे? जिस पर शिवाय बोला, क्योंकि मैं तुम्हें चैन से सोता हुआ नहीं देख सकता मिसेज राजपूत, और लगता है तुम भूल गई हो कि आज तुम्हारा फर्स्ट डे है ससुराल में। और जरा टाइम तो देखो, 5 बज चुके हैं, अभी तक तुम सोई हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठा दिया ताकि तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारे ससुराल वालों के सामने ना हो। जिस पर आरवी चिढ़ते हुए बोली, लेकिन यहाँ पर मेरे ससुराल वाले कौन है जिससे मैं डरूं? जितना मुझे पता है इस पूरे विला में हमें दोनों ही सिर्फ हैं और साथ में तुम्हारे गार्ड्स। जिस पर शिवाय बोला, बकवास बंद करो और जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तो इस पर आरवी बोली, लेकिन मैं क्यों ब्रेकफास्ट बनाऊं? और उस पर से मुझे खाना बनाना नहीं आता। जिस पर शिवाय अपने सर्द आवाज में बोलता है, जितना कहा है उतना करो, जाकर अभी ब्रेकफास्ट बनाओ। इतना कहकर वह वहां से अपने जिम की ओर बढ़ गया। चैप्टर 89। उसके जाने के बाद आरवी उसकी नकल उतारते हुए बोली, जितना कहा है उतना करो, बड़ा आया मुझसे काम करवाने वाला, लेकिन इसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे पॉकेट पर गया जिसके अंदर उसका कपड़ा था, तो वह जल्दी से जाकर उस पॉकेट को लेकर वॉशरूम में घुस गई।
और वो कुछ समय बाद अभी किचन में खड़ी थी और किचन के बाहर सारे सर्वेंट खड़े थे। वही आरवी अप्रिकन पहनकर कुकर में आलू डालकर गैस पर रख दी और फिर जल्दी से प्याज निकालकर प्याज काटने लगी। वह अभी आलू पनीर मटर का सब्जी बनाने वाली थी, इसलिए उसने आलू को उबालने के लिए गैस पर चढ़ाया था। वही किचन के बाहर सारे सर्वेंट डरे डरे आरवी को देख रहे थे। तभी उसमें से एक सर्वेंट अपने बगल वाले सर्वेंट से बोला, यह लड़की तो कल वाली ही लड़की है ना, जिसे शिवाय सर अपने गोदी में लेकर आए थे। लेकिन वह इस किचन में क्या कर रही है? और उसके खाने का पकाने का स्टाइल तो देखो, और उसने जिस तरह से कुकर लगाया हुआ है उसको देखो। जिस पर दूसरा सर्वेंट बोला, अपना मुंह बंद रखो, जो हो रहा है वह आराम से देखो, और हम इन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि यह हमारी गेस्ट है, नहीं तो अब तक बॉस इसे घर से बाहर फेंक दिए होते हैं। जिस पर वह सर्वेंट कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो अपनी कनखई नजरों से बार बार किचन की ओर देखता। इधर शिवाय जिम करके डायरेक्ट अपने रूम में गया और अपने कपड़े बदलकर सीधा नीचे की ओर बढ़ गया। वह अभी सीढ़ियों पर ही था, तभी उसे कुछ फटने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह एकदम से हैरान हो गया और तेजी से अपने कदमों को किचन की ओर बढ़ा देता है, क्योंकि वह आवाज किचन से ही आ रही थी। वही किचन में आरवी एकदम से भूत बनकर खड़ी थी, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि जब वह प्याज को धोने के लिए बेसिन के पास गई, एकदम से कुकर ब्लास्ट कर गया, जिसके कारण आरवी प्याज के प्लेट को छोड़ देती है, जिसके कारण प्याज भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसलिए वह भूत बनकर खड़ी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसने अभी तक जितना भी किचन में काम किया था वह सब बेकार हो गया। एक तो पहले उसका कुकर ब्लास्ट हो गया और दूसरा प्याज भी नीचे गिर गया। तभी एकदम से शिवाय किचन में आता है तो देखता है कि आरवी ऐसे ही खड़ी, कभी कुकर को देखते तो कभी अपने नीचे पड़े प्याज को। तो शिवाय जल्दी से अपने कदमों को आरवी के पास बढ़ाकर उससे पूछता है, आर यू फाइन? उस पर भी आरवी कुछ नहीं बोलती, तो इस बार शिवाय थोड़ा गुस्से में बोला, आर यू फाइन इडियट? जिस पर आरवी तुरंत रोने लगी और फिर अपने आंसू पोंछते हुए शिवाय से बोली, आ मेरा ब्रेकफास्ट, मैंने कितनी मेहनत से इसे बनाई थी और ये कुकर कैसे फट गया? एक मिनट, कहीं तुमने इसके अंदर जानबूझकर बम तो नहीं लगा दिया था ताकि मैं खाना बनाऊं और फिर कुकर ब्लास्ट हो और यहीं पर मर जाऊं? और फिर वो किचन में नीचे जमीन पर बैठकर रोते हुए बोली, अगर क्या होता है तुम्हारे बम लगाने के वजह से मैं नहीं मरती, बल्कि मेरा सुंदर सा फेस जल जाता, तो फिर मैं किसको अपना मुंह दिखाती? और वैसे भी मुझे अभी तो दुनिया के सारे हैंडसम लड़के को खरीदना है, ना कि तुम्हारे तरह जो कि हमेशा दिन भर मास्क में रहता है, जैसे कि तुम्हारा फेस एकदम बदसूरत है। हु। और फिर वह रोने लगी, या फिर यूं कहीं रो कम रही थी, चिल्ला ज्यादा रही थी। वही शिवाय तो बस भूत बनकर अपने सामने खड़ी इस लड़की को देख रहा था, जो बात बात पर उस पर सारा ब्लेम डाल रही थी। पहले तो उसे पर इल्जाम लगा दिया कि उसने कुकर में बम डाल दिया और फिर उसे बदसूरत भी बोल दिया। लेकिन जैसे ही उसे ख्याल आया कि आरवी ने उसे क्या बोला, वह जल्दी से अपने घुटनों के बाल नीचे बैठा और अपने एक हाथों से आरवी के दोनों गालों को पकड़ते हुए बोला, तुमने मुझे क्या कहा अभी? उसको ऐसा बोलते ही आरवी एकदम से चुप हो गई और वह अपने टुकुर टुकुर आंखों से शिवाय को देखने लगी। लेकिन तभी शिवाय उसे फिर से बोला, व्हाट द फ? अभी उसने पूरा सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था, तभी फिर से आरवी रोते हुए अपने उंगलियों को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोली, तुमने मुझे गाली दिया, तुमने मुझे गाली दिया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, तुम शैतान राक्षस, तुम्हें तो मैं अपने सारे खरीदे हुए हैंडसम लड़के से टकला करवा दूंगी और फिर उन्हीं किसी हैंडसम लड़के को बुलाकर अपने लिए खाना बनवाऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे कल से भूखा रखा है। वहीं जब शिवाय के कानों में यह आवाज जाती है कि आरवी कल से भूखी है, तब उसे याद आता है कि किन हालातों में उन दोनों की शादी हुई और उसके बाद से ना उसने कुछ खाना खाया है और ना ही आरवी ने। तभी उसे याद आया कि कैसे आरवी ने उसे अभी इतना बेइज्जती किया और उसके सामने ही बोल रही है कि वह दूसरे हैंडसम लड़के को लेकर आएगी। इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए वह तुरंत अपने हाथों से आरवी के एप्रिकॉन को खोल फेंक देता है।
और फिर झटके से अपने हाथ से आरवी को खींच लेता है, जिससे आरवी सीधा शिवाय के गोद में चली जाती है। अब हाल ये था कि शिवाय अपने दोनों पैरों को घुटने पर टिकाकर बैठा था और उसके गोद में आरवी अपने दोनों पैरों को उसके कमर के इर्द गिर्द लपेटी हुई थी। वहीं सारे सर्वेंट बस अपनी आंखें और मुंह फाड़े सामने का नजारा देख रहे थे, क्योंकि आज तक शिवाय कभी भी किसी लड़की का इतना करीब नहीं गया था। और तो और ये दोनों जिस तरह से बैठे हुए थे, किचन से बाहर खड़े सारे लोग को ऐसा पोस्टर लग रहा था जैसे कि वह दोनों अभी यहीं पर अपना रोमांस शुरू कर देंगे। तभी शिवाय अपनी नजरों को इधर उधर करता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह गुस्से में बोला, बैग। उसके इतना बोलते ही सारे सर्वेंट जल्दी से पीछे मुड़ गए। तभी उसका ध्यान आरवी पर जाता है, जो कि उसे ही घूर कर देख रही थी, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि सारे सर्वेंट क्या नजारा देख रहे थे। आरवी को देखते ही शिवाय बोला, क्या हुआ? और फिर वह अपने एक हाथों को आरवी के कमर के पास ले जाकर उसके टी शर्ट के अंदर डाल देता है। वही आरवी जैसे ही शिवाय के सख्त हाथों को अपनी कमर पर फील करती है, एकदम से उसकी सांस उखड़ने लगती है। वही शिवाय जल्दी से अपने हाथों को आरवी के बैक पर ले जाकर एकदम से चिकोटी काट लेता है, जिसके कारण आरवी के मुंह से आ निकल जाता है। तभी शिवाय अपने फेस को उसके कान के पास ले जाकर धीमे से बोला, ऐसी आवाज मत निकालो वरना यहाँ पर खड़े सारे सर्वेंट को लगेगा कि हम दोनों। और फिर वह अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वहीं उसकी बातों का मतलब समझकर आरवी झट से अपने एक हाथ को अपने मुंह पर रख लेती है और दूसरे हाथ को शिवाय के गर्दन पर, ताकि वह ना गिर जाए। चैप्टर 90। तभी शिवाय एक बार फिर से आरवी के कमर पर चिकोटी काट लेता है। तो इस बार आरवी अपने मुंह से हाथ हटाते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, यह क्या कर रहे हैं आप? तभी उसकी फिर से आ निकल गई, क्योंकि शिवाय ने फिर से उसे चिकोटी काट ली। तो इस बार आरवी थोड़ा गुस्से में लेकिन धीरे बोली, मिस्टर रायजादा, क्या आप पिछले जन्म में कोई चींटी थे जो बार बार मुझे चिकोटी काट रहे हैं? तभी शिवाय एकदम से उसको उठाते हुए खड़ा हुआ और बिना कोई वार्निंग के सीधा लिफ्ट से होते हुए अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर सीधा आरवी को उसने बेड पर फेंक दिया और फिर जल्दी से वह बेड पर आरवी के पास जाते हुए अपने सर्द आवाज में बोला, आज के बाद तुम अपनी जुबान से कभी भी किसी पराये मर्द का नाम भी नहीं लोगी, अंडरस्टैंड? तभी आरवी बोली, ओ क्यों मिस्टर रायजादा, क्या आपको जलन हो रही है कि मैं दूसरे लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, आपके बारे में नहीं? और फिर अपने मन में बोली, तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी बोल दो और आरवी रायजादा उसे मान लेगी? आरवी रायजादा का एक अपना वसूल है, अगर कोई उसके वसूल को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको जिंदा जला देगी। और तो और तुम्हारी वजह से मेरे कितने हैं झूठे आंसू बर्बाद हो गए नीचे नौटंकी करने के चक्कर में। तभी उसका ध्यान शिवाय के फोन कॉल से टूटता है। वही शिवाय जब फोन पर होते हुए नाम को देखता है तो अपने 2 उंगलियों से माथे को रगड़ते हुए फोन को पिक करके बालकनी में चला जाता है और फिर 2 मिनट बाद रूम में वापस आकर आरवी से बोला, 10 मिनट के अंदर हमें ओबेरॉय मेंशन के लिए निकलना होगा, इसलिए रेडी हो जाओ। वही ओबेरॉय मेंशन सुनकर आरवी को कल की घटना पूरी तरह से याद आने लगी और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल होने लगी। लेकिन तभी वह कुछ सोचकर बोली, ठीक है, क्या पहनना है? जिस पर शिवाय बोला, तुम्हें जो पसंद, तुम्हारे सारे जरूरी के सामान क्लोजेट के अंदर है। इतना बोलकर वो रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद आरवी सीधा क्लोजेट में गई और उसमें से जल्दी से एक पिंक कलर का बेबी फ्रॉक निकाला, जो कि उसके घुटनों के थोड़ा सा नीचे तक आ रहा था और ऊपर से बाजू में सिर्फ एक रिबन लगा हुआ था। जल्दी से वो उस ड्रेस को उठाती है और वॉशरूम में घुस जाती है। वहीं इधर शिवाय अभी नीचे हॉल में खड़ा था और उसके सामने सारे सर्वेंट अपने सर झुकाए खड़े थे। शिवाय अपनी सर्द आवाज में बोला, 50 राउंड लगाओगे तुम सब ग्राउंड के? इतना बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ऋषभ, जो कि अपने काम के वजह से यहीं पर रुका था और वैसे भी वह एक अनाथ था और उसके लिए शिवाय ही सब कुछ था, ओ बोला, आखिर तुम सब ने क्या किया जिसे देखकर बॉस को इतना गुस्सा आ गया?
तो पुराना सर्वेंट डरते डरते बोला, सर वह हमने बॉस और मैडम को एक साथ देख लिया था इसलिए। ये सुनकर ऋषभ के कान खड़े हो गए और वह तुरंत ही चिल्लाते हुए बोला, गेट लॉस्ट एंड कंप्लीट योर पनिशमेंट, नहीं तो तुम सब जानते हो तुम लोग का क्या होगा। इतना बोलकर वह भी शिवाय के पीछे पीछे चला गया। शिवाय जाकर अपने कार में बैठ चुका था। तभी उसका ध्यान विला से निकलते हुए आरवी पर गया। उसको देखते ही उसे अपने अंदर गर्मी सा फील हुआ और वह तुरंत ही विंडो खोलकर आरवी को बड़े ही गौर से देखने लगा। और फिर तुरंत ही उसके मुंह से अचानक ही पिंक बेबी डॉल निकल गया। वहीं अब तक आरवी कार के पास आ गई थी और फिर जल्दी से गेट को ओपन कर कार के अंदर बैठ जाती है। तब जाकर शिवाय का ध्यान खुद पर जाता है जो कब से आरवी को देखे जा रहा था। और फिर वह अपनी नजरों को दूसरी तरफ करने की कोशिश करता, तभी उसका ध्यान आरवी के गले में पहने मंगलसूत्र पर गया और फिर उसके माथे में लगा सिंदूर पर। वो जैसे ही इन दोनों चीजों को देखता वो फिर से आरवी को देखने लगा। वही आरवी भी फील कर रही थी कि शिवाय उसे ही देख रहा है। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बोली, मिस्टर रायजादा, क्या मैं कोई पैसों का पेड़ हूँ जिस पर पैसे लगे हुए हैं और उसे तोड़कर आप अपने पास रखना चाहते हैं? जिस पर वो तुरंत ही अपनी नजरों को दूसरी तरफ कर लेता है और फिर अपने कड़वे आवाज में बोला, यह मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों लगाई हो? ताकि तुम मॉम को दिखा सको कि तुम कितनी अच्छी बीवी हो। वही आरवी जब शिवाय की बात सुनती है तो वह पहले अपने मंगलसूत्र और सिंदूर को देखती है और फिर उसको इग्नोर कर विंडो के बाहर देखने लगती है। उसके बाद से कार में कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उनकी कार ओबेरॉय मेंशन के सामने जाकर रुकी। कार रुकते ही आरवी बिना वक्त गवार कार से उतर जाती है। वही ऋषभ जाकर शिवाय का गेट खोलता है तो शिवाय भी एटीट्यूड में उतर जाता है और वह तीनों ओबेरॉय मेंशन के मेन गेट से अंदर जाते हैं। वह जैसे ही अंदर के गेट के पास पहुंचते हैं वैसे ही उनके कानों में जानकी जी की आवाज गई, वहीं पर रुक जाओ। जिस पर शिवाय और आरवी दोनों ही घूर कर जानकी जी को देखते हैं। तो जानकी जी बोली, आज हमारे घर में लक्ष्मी कदम रखने जा रही है। तभी साबी जी उनको एक आरती का थाल पकड़ा देता है। तो जानकी जी जल्दी से शिवाय और आरवी के पास आकर उनको आरती उतारती है और फिर नजर बालाएं उतारती है और उसके बाद बोली, अब अंदर आओ तुम दोनों। वह दोनों बिना कुछ बोले अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं कि पूरे ओबेरॉय फैमिली और साथ साथ रायजादा फैमिली वही हाल में खड़ी थी, लेकिन वहां पर नील नहीं था। लेकिन वह दोनों उन सबको इग्नोर कर जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं और फिर शिवाय अपने फोन को निकालकर उसमें अपना काम करते करते जानकी जी से बोला, मॉम आपने क्यों बुलाया है मुझे? जिस पर प्रीत दादी बोली, तुझे कौन बुलाया है यहाँ पर? हमें तो अपने पोता बहू से मिलना था। जिस पर निकेश हंसने लगा। वही निकेश की हंसी शिवाय को खल रही थी, इसलिए वह निकेश की ओर देखते हुए बोला, वैसे मेरा कल का सरप्राइज अच्छा नहीं लगा शायद तुमको, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा सरप्राइज दे दूंगा। जिस पर निकेश की हंसी गायब हो गई। तभी जानकी जी बोली, क्या तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया है? जिस पर आरवी सोफे से खड़ी हुई और जानकी जी के पास जाकर बोली, पता है जानकी मॉम, आपके इस प्यारे बेटे ने मुझे कल से भूखा रखा है और तो और मुझे सुबह सुबह ही नाश्ता बनाने को बोल दिया। मैं अपने इतने सुंदर सुंदर दोनों हाथों से कैसे कोई काम कर सकती थी, लेकिन फिर भी इसने मुझसे ब्रेकफास्ट बनवाया। इतना बोलकर वो एक डेविल स्माइल शिवाय को पास कर देती है। वही आरवी इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि जानकी जी पूरी तरह से पिघल गई और वह आरवी को दूसरे सोफे पर ले जाकर बैठाते हुए बोली, मुझे पता था मेरा जल्लाद बेटा मेरी बहू की कीमत बिल्कुल नहीं समझेगा। और फिर वह शिवाय को घुर कर देखते हुए बोली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना गरीब होगा कि वह अपनी बीवी को खाना भी नहीं खिला सकता।
वही जानकी जी की बात सुनकर शिवाय गुस्से में आरवी को देखते हुए अपने मन में बोला, एक दिन में मेरी मॉम को मुझसे छीन ली। कल तक मेरी मॉम जो कि हमेशा मुझसे कहा करते थी, बेटा तुम ठीक हो, खाना खा लिया ना, कब आ रहे हो। आज इस लड़की के आने के बाद मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया है कि नहीं। वही उसके चेहरे को एक्सप्रेशन देखकर आरवी को हंसी आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। तभी साबी जी जानकी जी के हाथों में खाने के प्लेट को बढ़ा देती है। चैप्टर 91। जानकी जी जल्दी से एक रोटी और सब्जी का निवाला उठाकर आरवी के मुंह में डाल देती है। वही पूरी रायजाड़ा फैमिली आरवी को देख रही थी और उन्हें बुरा भी लग रहा था, क्योंकि जब से आरवी आई थी तब से एक बार भी आरवी ने उनसे बात नहीं की थी और ना ही उनकी तरफ देखा था। वही जब रागनी जिनसे रहा नहीं गया तो वह जल्दी से आरवी के पास जाकर जानकी जी के प्लेट से एक निवाला निकालकर आरवी के पास ले जाते हुए बोली, खा लो बेटी। वही आरवी ने जैसे ही रागिनी जी को देखा वो सोफे से खड़ी हो गई, जिस पर रागिनी जी बोली, क्या हुआ आरवी, तुमने अभी ठीक से कुछ खाया भी नहीं। और उठ गई, चलो बैठो। और वह आरवी के दोनों कंधों को पकड़ती है, लेकिन आरवी तुरंत उनके दोनों हाथों को झटक कर बोली, मुझे नहीं पसंद कि कोई अनजान इंसान मुझे छुए, और खाना तो दूर की बात है, अगर कोई अनजान इंसान मुझे छुए भी तो मुझे घिन होती है। और फिर वह जानकी जी से बोली, जानकी मॉम जाकर इस खाने को कुत्ते बिल्ली को खिला दे, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। वही आरवी की इतनी कड़वी बात सुनकर रागिनी जी की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन उन्होंने वह आंसू छुपा लिया। तभी विक्रम जी जल्दी से रागिनी जी के पास आकर उनको पीछे कर देते हैं। वही पूरी रायजादा फैमिली शॉक होकर आरवी को देख रही थी। उन्हें नहीं लगा था कि आरवी इस तरह से बिहेव करेगी रागिनी जी के साथ, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। वही शिवाय अभी भी अपने फोन में नजर गड़ाए हुए था, लेकिन उसका पूरा ध्यान आरवी के एक्शन पर था। वही आरवी गुस्से में पूरी तरह बौखलाई हुई थी। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से आते हुए नील पर गया। नील इस वक्त ब्राउन लोअर और वाइट शर्ट पहना हुआ था, जिसमें वह काफी स्मार्ट लग रहा था। और वह बिना ध्यान दिए ही सीधा नीचे आकर जानकी जी से बोला, बड़ी माँ आपने बुलाया। लेकिन तभी उसका ध्यान आरवी पर गया, जिसे देखकर वह एकदम से सुन पड़ गया। वही जब आरवी ने नील को देखा तो उसके फेस पर एक लंबी सी स्माइल आ गई और वह बोली, क्या हुआ काले बिलौते, आज कॉलेज नहीं गया। जिस पर नील भी लड़ने के मूड में आ गया और बोला, तेरे को छोड़कर कैसे जाता कॉलेज जंगली बिल्ली, और वैसे भी अगर जंगली बिल्ली कॉलेज नहीं आती तो कॉलेज में मेरे ऊपर पंजा कौन मारता। जिस पर आरवी चिढ़ जाती है और वह चिढ़ते हुए बोली, देखो देखो अरहान भाई, यह मुझे बार बार जंगली बिल्ली बोल रहा है, मैं किस एंगल से जंगली बिल्ली दिख रही हूँ। वही आरवी के ऐसा बोलते हैं नील का नजर सीधा आरवी की मंगलसूत्र और सिंदूर पर गया, जिसे देखकर तुरंत उसकी आंखों में एक नमी आ गई। लेकिन उसने बखूबी छुपा लिया था, लेकिन अरहान ने नोटिस कर लिया था। और फिर अरहान अपनी नजरों को शिवाय के पास ले जाता है तो देखता है कि शिवाय की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसका हाथ पूरी तरह फोन पर कस चुका था, जैसे कि उसका फोन कब टूटकर बिखर जाएगा। नील बोला, वैसे जंगली बिल्ली अब कॉलेज जाने का इरादा है भी या नहीं। जिस पर आरवी बोली, काले बिलौटे तेरा दिमाग सही तो है ना, मैं कॉलेज भला क्यों नहीं जाऊंगी। तभी सबके कानों में शिवाय की आवाज गई, जो बोल रहा था कि नील क्या तुम हमेशा फ्री रहते हो, और क्या तुम्हें अपनी भाभी से बात करने का तमीज नहीं है। तब जाकर नील का नजर शिवाय के ऊपर गया और जैसे ही उसके मुंह से भाभी वाला बात सुनता उसकी तो हालात ही खराब हो गई और खुद से बोला, वैसे शिवाय भाई ने गलत क्या कहा, आरवी उनकी बीवी है तो मेरी। इतना बोलते बोलते वह अपने ख्याल को झटक देता है और फिर शिवाय की ओर देखते हुए बोला, सॉरी भाई, आई एम सॉरी गाइस, मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो फटाक से सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला गया।
उसके जाने के बाद जानकी जी बोली, शिवाय मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि ताकि अब से तुम दोनों यहीं पर रहोगे। जिस पर शिवाय बोला, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और फिर वह आरवी से बोला, चले। तभी जानकी जी आरवी के हाथों को पकड़कर बोली, ठीक है, तुम्हें नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन मेरी बहू इसी घर में मेरे साथ रहेगी। तभी निकेश भी जानकी जी के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, यस मॉम, आप बिल्कुल सही बोल रही है, आरवी हमारे साथ इसी घर में रहेगी और हम सब मिलकर खूब मजे करेंगे और साथ साथ नील और आरवी का कॉमेडी हम लोग एंजॉय करेंगे। वही शिवाय जैसे ही नील का नाम सुनता है वह तुरंत ही बोला, ठीक है, और बिना वक्त गवाई सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला गया। इधर जानकी जी बोली, क्या ठीक है? तभी ऋषभ उनको पूरी बात क्लियर करते हुए बोला, मैडम, बिग बॉस ने बोला है कि आज से वह और भाभी जी इसी घर में रहेंगे। इतना बोलकर वह भी शिवाय के पीछे पीछे चला गया। वही जानकी जी ने जब सुना कि शिवाय यहाँ पर रुकने के लिए मान गया तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन किसी को ये खुशी रास नहीं आ रही थी, जो कोई और नहीं अरहान था, और वह अपने मन में बोला, यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आपने आज बहुत बड़ी गलती कर दी मॉम, इन दोनों को रोक कर यहाँ पर। और तो और मैं शिवाय और नील दोनों को ही आंखों में एक अंगार देख रहा हूँ, जो कि अपनी मंजिल तक पहुँचकर ही दम लेगी। तभी उसके कानों में जानकी जी की आवाज गई, जो प्रीत दादी से बोल रही थी, देखा ना मॉम, आज कितने सालों बाद शिवाय यहाँ पर हमारे पास रुकेगा। जिस पर प्रीत दादी भी खुशी खुशी बोली, पंडित जी ने बिल्कुल सही बोला था, एक बार शिवाय का शादी करवाओ, वह इसी घर में रहेगा। इतना बोलकर उनके फेस पर एक न छुपाने वाले मुस्कान आ गई। एक हफ्ते बाद, अगर मेरी स्टोरी रिबॉर्न इन बिजनेस बॉडी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।